नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया को अपनी ताकत की धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप उस चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां वो सरेंडर मोड में आ चुके हैं और ईरान का सुपर पावर बनना तय है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता रहा, लेकिन ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप की सारी हेंकड़ निकल गई और अब ईरान वो ताकत बनता जा रहा है मिडिल ईस्ट में जिसके सामने अमेरिका भी जीरो नजर आ रहा है। ईरान के कड़े रुख और पलटवार की तैयारी ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। नतीजा वो हुआ जिसकी कल्पना पूरी दुनिया ने नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने वो सबक सिखाया कि उन्हें घुटनों के बल आना पड़ा। ट्रंप ने ना सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे बल्कि युद्ध टालने के लिए ईरानी शर्तों पर समझौते तक के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दुनिया देख रही कैसे एक सुपर पावर अमेरिका को ईरान जैसी कमजोर ताकत के सामने भी सरेंडर करना पड़ रहा है और 50 दिन से जंग में सीज फायर की नाव पर डोलना पड़ रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत के आगे हार गया अमेरिका? आज इसी मुद्दे पर चर्चा, और चर्चा इस बात की कि क्या अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाने वाला है, जिसकी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट, डिटेल से बताएंगे एक एक खबर। इसके बाद करेंगे रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले ट्रंप, जो खुद को इस धरती का सबसे बड़ा सुपर पावर बताते हैं, उनकी सारी हेकड़ी, सारी अकड़ ईरान ने मिट्टी में मिला दी। वही ट्रंप जिन्होंने पूरी दुनिया को धमकाया, कभी टैरिफ का टेरर दिखाया, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, कभी वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, कभी कनाडा को हथियाने की कोशिश की, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चले ईरान की तरफ। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान वेनेजुएला नहीं, ईरान कनाडा नहीं, ईरान क्यूबा नहीं है, ईरान ईरान है। जहां सिकंदर भी फंसा, जहां चंगेज खान भी फंसा, जहां रशियंस भी फंसे, जहां ब्रिटेन भी फंसा, जहां यूएसएसआर भी फंसा, वो है ईरान। और अगर शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इतिहास को अच्छे तरीके से खंगाला होता तो शायद इतनी जल्दबाजी के साथ वो ईरान की तरफ नहीं जाते, लेकिन वो गए और आज वही ट्रंप छटपटा रहे हैं। ईरान के बुने हुए चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चोक है, पूरी दुनिया में महंगाई को लेकर हाहाकार है। जिस सुपर पावर अमेरिका ने कभी झुकना नहीं सीखा था, ईरान उस अमेरिका को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर चुका है। ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर बना रहे थे, आज खुद वो मैक्सिमम प्रेशर की चपेट में है। वेस्टर्न मीडिया के सोर्स से ईरान की किन शर्तों पर ट्रंप राजी हो गए हैं, जो बात बार बार वेस्टर्न मीडिया में बताई जा रही है, वो आप समझ लीजिए। अमेरिका पाबंदियों में ढील देगा, सैंक्शंस में भी ढील दी जाएगी, ईरान को तेल पर भी ढील दी जाएगी, फिर ईरान यूरेनियम पर बातचीत शुरू कर सकता है। ईरानी फ्रीज फंड को भी छोड़ने पर राजी हो गया है अमेरिका, उस पर भी बात करेगा। गल्फ ऑफ ओमान से यूएस का नेवल ब्लॉकेड हटाया जाएगा और लेबनान युद्ध को खत्म कराने में अमेरिका ईरान की मदद करेगा। ये वो 4 शर्तें हैं जिस पर अमेरिका राजी हो चुका है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया। इसको राजीनामा नहीं कहते, इसको सरेंडरनामा कहते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें और समझें कि ट्रंप की इस दुर्गति की शुरुआत कहां से हुई, तो तारीख मिलती है 28 फरवरी 2026, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर ईरान के खिलाफ भीषण युद्ध का ऐलान किया। करीब 900 से ज्यादा हवाई हमले सिर्फ शुरुआती 12 घंटों में किए और टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया अमेरिका ने, इंक्लूडिंग तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनी। अमेरिका बहुत उत्साहित था, इजराइल भी उत्साहित था। उनको लगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में इस युद्ध को खत्म कर देंगे। टॉप लीडरशिप के सफाई के बाद, आयतोला अली खामेनी के जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान के तख्तो-ताज पर बैठे। अमेरिका के डर की वजह से, इजराइल के डर की वजह से, और उसके बाद हम अपनी सरकार वहां बनाएंगे, जैसा अमेरिका ने, सो कॉल्ड डीप स्टेट ने, जैसा भी आप कह सकते हैं, इसको आप जैसे भी ले सकते हैं, बांग्लादेश में किया, जैसे
ये इस डीप स्टेट ने इमरान खान के साथ पाकिस्तान में किया। एक कठपुतली बिठाई शहबाज और मुनीर, और दोनों कैसे कठपुतली की तरह नाचते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। तस्वीरें आपने देखी पिछले 1.5 साल जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कमान ट्रंप ने संभाली। तो मकसद तो यही था कि ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 3 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हो पाया। कह रहे थे ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेंगे, नेतृत्व को खत्म करेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट से ईरान का टेरर खत्म कर देंगे। ट्रंप को भ्रम था कि उनकी हाईटेक मिलिट्री, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, मिसाइलें और इजराइल जैसी ताकत इस रीजन में मिलकर ईरान को 48 घंटे में मटिया मेट कर देंगे। लेकिन ना तो ईरान मटिया मेट हुआ और ना ही रिजीम चेंज हुआ, क्योंकि ट्रंप भूल गए कि ईरान कोई इराक, लीबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, कनाडा नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जो सदियों से जंग लड़ने में महारत रखता है, खासकर असिमेट्रिक वॉरफेयर। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने अपने पूरे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए। आयतोला अली खामनेई के मारे जाने के बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू कर दिया। हजारों की तादाद में ड्रोन, सुसाइड मिसाइल्स एक साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आग के गोले की तरह बरसने लगे। ट्रंप का जो भ्रम आसमान पर था, वो ईरान की पहली ही जवाबी कार्रवाई में जमीन पर गोते लगा रहा था। ईरान ने ट्रंप के किन किन मकसद को मिट्टे में मिलाया है, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। मकसद था ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाएंगे। हकीकत यह है ट्रंप अब ईरान की शर्तों पर सीजफायर करने को तैयार है। मकसद था ईरान पर हमला करके नक्शे से मिटा देंगे, भूगोल बदल देंगे। हकीकत यह है कि दोगुनी ताकत से ईरान ने पलटवार किया। मकसद सबसे प्राइम, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। अमेरिका समर्थित कोई सरकार बनाएंगे जिसको नाम देंगे कि ईरान की लोकतांत्रिक सरकार है, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार। सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार जो पाकिस्तान में चल रही है, जिस पर शहबाज और मुनीर बैठे हो, वो उसको अमेरिका इलेक्टेड गवर्नमेंट बताता है, लेकिन जबकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वही काम करना चाहते थे यहां पर। और हकीकत यह कि आयतुल्ला अली खामनेई से ज्यादा कट्टर मुश्तबा खामनेई को कमान दे दी गई। मकसद था ईरान में जनाक्रोश को भड़काएंगे, लेकिन हकीकत में जंग की वजह से ईरानी अमेरिका के खिलाफ ही एकजुट हो गए। सबसे बड़ा मकसद, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देंगे। हकीकत यह है कि परमाणु कार्यक्रम दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एनरिच यूरेनियम ढूंढ रहे हैं। दूरबीन लगाकर कहीं एनरिच यूरेनियम मिल जाए, पता नहीं ईरान ने कहां छिपाया हुआ है। मकसद था हुर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की कोशिश, जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से ऑपरेट करें, वहां के ऑयल सप्लाई को ऑपरेट करें, ईरानी तेल को अपने हिसाब से ऑपरेट करें। लेकिन हकीकत यह है कि हुर्मुज तो छोड़िए, अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान में दाखिल तक नहीं हो पा रहा है। मकसद प्रोजेक्ट फ्रीडम से हुर्मुज खुलवाएंगे। हकीकत यह है कि ईरान के वर्चस्व के कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम को ही कैंसिल करना पड़ा। जंग में अमेरिकी दूतावास, उनकी मिलिट्री बेस, उनके अरबों डॉलर के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स सब ईरान के निशाने पर आ गए। जंग में अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पूरी ताकत से कूद तो पड़ा, लेकिन बदले में जो घाव मिले उसकी टीस डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, अमेरिका भी सालों तक नहीं भूल पाएगा। अमेरिकी और इजरायली सेना को इस युद्ध में अब तक का सबसे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। कैसे महंगी पड़ी ये लड़ाई आप देख लीजिए। इस जंग में खबर है कि 25 MQ-9 रीपर ड्रोन मारे गए। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 1250 करोड़, तो कुल की कीमत 31,250 करोड़ रुपए। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान ने मारे। एक की कीमत 835 करोड़, यानी अमेरिका को कुल नुकसान 3,340 करोड़। 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मारे गए। एक की कीमत 1,340 करोड़, 7 की कीमत 9,360 करोड़। एक E-3 सेंट्री अवैक्स, जो कि सबसे महंगा विमान था, एक की कीमत 2,250 करोड़, और इस पूरा नुकसान हुआ।
दो F-35 लाइटनिंग 2 को मारे जाने की जानकारी ईरान की तरफ से दी गई और दोनों को अगर मिला दे तो 1670 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक A-10 थंडरबोल्ट 150 करोड़ का नुकसान, दो MC-130J कमांडो 2 1840 करोड़ का नुकसान, MQ-4C ट्राइटन भी मार दिया ईरान ने, उसकी कीमत 2085 करोड़ रुपए है। और यह स्थिति तब है जब ईरान पर लगभग 50 सालों से 46-47 सालों से सैंक्शंस हैं। ईरान को टेक्नोलॉजी देने से इनकार करता है अमेरिका और पूरा यूरोप। लेकिन ईरान ने इस जंग ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि असली सुपर पावर वो नहीं जिसके पास बड़ी सेना, अत्याधुनिक हथियार और दुनिया भर के तामझाम हो। असली सुपर पावर तो वही है जिसके पास इरादे फौलादी हो, दुश्मन को पस्त करने की रणनीति हो, वो भी अचूक, और ऐसे चक्रव्यूह बना सकता हो जिसमें दुश्मन खुद ही फंस जाए। और ईरान ने यही किया। दुनिया को धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज एक कमजोर और एक कायर नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो होर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं और ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, ईरान के साथ ईरान की शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो क्या अमेरिका सरेंडर कर गया है और बिना अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिए यहां से वापस जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद मस्ती खान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। माथुर सर से पहला रिएक्शन चाहूंगा। माथुर सर, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इस पर आपकी राय क्या है? माथुर सर, आपका माइक चेक कीजिएगा थोड़ा। जय हिंद विवेक, मेरी आवाज आ रही है? जय हिंद सर, बिल्कुल आ रही है। मैं अपने अपने साथी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, मैं आपके आपके पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से मैंने सुना है और पूरी तरह से मैंने समझा है। मैं आपसे थोड़ा सा भिन्न अपना मत रख रहा हूं। देखिए, हमने अमेरिका का सारा नुकसान जो हुआ वो गिना दिया। मैं सिर्फ मिलिट्री नुकसान की बात कर रहा हूं विवेक, इसको और उद्देश्यों से उससे बाद में हम इसके साथ बातचीत करेंगे। जो मिलिट्री नुकसान ईरान का हुआ है वो भी देखने की आवश्यकता है। एक और चीज इसमें समझने की जरूरत है कि क्या परसेंटेज आपकी फोर्स का नुकसान अमेरिका का हुआ है और क्या परसेंटेज फोर्स का नुकसान ईरान का हुआ है। अमेरिका के जो एसेट्स हैं उसमें से 2% भी खत्म नहीं हुए, जबकि ईरान की एयरफोर्स लगभग समाप्त है, नेवी लगभग समाप्त है, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था इधर उधर फैली हुई है। $1 18 लाख रियाल में आ रहा है। उसके अलावा देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर हम कह रहे हैं कि ईरान सुपर पावर है। सुपर पावर के 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं विवेक। आर्थिक संपन्नता पहला कंपोनेंट, मिलिट्री पावर कन्वेंशनल और दोनों तक दूसरी प्रकार की ये दूसरा कंपोनेंट। आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, मुझे बताइए क्या मिलिट्री पावर बची हुई है ईरान की अभी? तो मेरा मानना यह है, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं विवेक, ईरान विंस एज लॉन्ग एज इट डज नॉट लूज। तो ईरान जीता है क्योंकि वो हारा नहीं है, और अमेरिका हारा है क्योंकि वो जीता नहीं है। लेकिन जब हम रियल टर्म्स में और डॉलर्स में और 1,350,000 करोड़ रुपए में बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा हजार करोड़ रुपए ईरान के खत्म हो चुके हैं। और वो जितने ज्यादा हजार करोड़ रुपए ईरान के खत्म हुए हैं, वो उसकी वेल्थ का काफी बड़ा परसेंटेज है, जबकि अमेरिका की वेल्थ को इससे डेंट भी लगने वाला नहीं है। ये मेरा मानना है। अब आपकी बात बिल्कुल निश्चित रूप से अमेरिका हारा है, और अमेरिका क्यों हारा है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। कि देखिए, जब आप एक देश के तौर पर एक शब्द जो है अपनी डिक्शनरी में से निकाल देते हैं, उस शब्द को मैंने कल परसों भी कहा था, वो शब्द है इक्वालिटी, इक्वल। अमेरिका किसी को भी इक्वल नहीं समझता। अमेरिका समझता है कि बाकी सारे उसके गुलाम हैं, बाकी सारे उसके नीचे हैं। कनाडा के प्रेसिडेंट को वो गवर्नर ट्रूडो कह देता है, पनामा को कह देता है वो मेरा है, ग्रीनलैंड को कह देता है मैं खा जाऊंगा,
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आता है, मैक्सिको को कुछ और कह देता है, गाजा को कुछ और कह देता है। ये चीज है जो कि अमेरिका की हार का कारण है। ये चीज अमेरिका की हार का कारण है कि अमेरिका चाहता है कि हर जो उसके साथ जाते हैं उसको दबाया जाए। इसकी हार का कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो पब्लिक में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बेइज्जती करता है। और इसकी हार का कारण है वो अमेरिका का राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को 9.5 घंटे अपने घर के बाहर बैठा के रखता है। ये जेलेंस्की को कुछ कहता है, ये भारत को कुछ कहता है। सिर्फ और एक दुनिया का सबसे घटिया देश है पाकिस्तान, वो इसके लिए हीरो बना हुआ है। ये इसके डिबेकल का कारण है और ये बात बिल्कुल साफ और है। ये आपने सर पाकिस्तान का जिक्र किया माथुर सर, पाकिस्तान गारंटर बनने जा रहा है, मैंने ऐसा सुना है। अब किस तरह का गारंटर बनेगा, किस चीज की गारंटी देगा? गधों की गारंटी देगा, कर्ज की गारंटी देगा, लोन की कटोरी की गारंटी देगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ईरान के साथ सीजफायर में गारंटर बनने की चाहत है पाकिस्तान, ये मैंने सुना है। बलूचिस्तान की गारंटी तो ले ले बेबी, बलूचिस्तान की गारंटी ले ले, खैबर पख्तूनख्वा की गारंटी ले ले, अफगानिस्तान की गारंटी ले ले, फिर बाद में किसी और गारंटी की बात करना। पाकिस्तान क्या है ये मैं और आप बेहतर भली बात समझते। बिल्कुल कैप्टन श्याम। विवेक, जय हिंद, शनोवर्ण। जय सर। बिल्कुल मैं आगे बात बढ़ाऊंगा उसी थीम को जो आप डिस्कस कर रहे हैं बड़े विस्तार से। देखिए जो स्थिति है अमेरिका की अभी, मैं मेजर जनरल माथुर ने जो कहा जीतना और हारना, उसमें एक और लाइन बोल देता हूं। देखिए ईरान के लिए कहता हूं कि युद्ध में जीत जाना या बच जाना एक अलग बात है। ईरान के लिए कहता हूं युद्ध में जीत जाना या बच जाना एक अलग बात है। अमेरिका के लिए कहता हूं कि युद्ध में जीतना या घायल होकर जीतना ये दूसरी बात है। तो इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को जो अभी बात हो रही थी उसी को मैंने दूसरे तरह से कहा। ईरान बच गया है, हालांकि उसकी जो एनिलेशन हुई है उसमें हम जानते हैं कि काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन फिलहाल वो बचा हुआ है, एक स्टेटमेंट सिचुएशन पे बचा हुआ है। और मीडिया जानती है कि ईरान को काफी कुछ क्षति हुई है, लेकिन हाँ वो बचा हुआ है। उसको आप ग्लो कर सकते हैं कि मैं ईरान अच्छे से जीत गया है, अब इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और बहुत ज्यादा क्षति के साथ अमेरिका जीत जाए, अमेरिका को यह भी मंजूर नहीं। तो अभी आपने जो 2% डिस्ट्रक्शन सुना अमेरिका का और 80% डिस्ट्रक्शन ईरान का, तो वही बात मैं दूसरे तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं। एनालिसिस किया आपने एयरक्राफ्ट का, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20 जो शिप्स उनके खड़े हैं, उनमें से कुछ इधर उधर हटा दिए गए हैं। यूके एमटीआई की रिपोर्ट कल की बताएं तो ओमान की खाड़ी में जो नेवल थ्रेट है उसको क्रिटिकल से सीवियर कर दिया गया है, लोअर कर दिया गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल जो नेवल थ्रेट है अभी भी क्रिटिकल है। इसलिए थ्रेट को लोअर किया गया है क्योंकि ओमान के एरिया में जो दूसरे कंट्रीज के शिप्स हैं उनको आगे रखा जा रहा है, उनको एक स्टैंड बाय पोजीशन में लाया जा रहा है। जैसे चार्ल्स डिगॉल, नीदरलैंड और ग्रीस के जो स्कॉट है उनके साथ, उनको वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है। और जो इनके वॉरशिप्स है उनको थोड़ा दूर, उनकी रोल अभी जरूरत पड़ती नहीं। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी सब डिस्टेंट होगी और अंडर वाटर से होगी या एआई स्पेस या रोबोटिक्स से होगी। रात को 2 अटैक्स हुए हैं, आप जानते हैं, बंदर अब्बास। मेरा प्रश्न यह भी आता है कि आखिर अमेरिका अभी कर क्या रहा है? जेडी वांस एक तरफ डील की बहुत नजदीकी से पैनी बातें कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट का उस पर नोट नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग में जो कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, 3 बातें। हमें कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंट्री को पता है हम किस लिए लड़ रहे हैं। तीसरी बात, कोई सैंक्शन हम नहीं हटाएंगे, कोई फ्रीजिंग एसेट को हम रिलीज नहीं करेंगे जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ऑपरेशन हमें नॉर्मल ना दिखे। ये 60 डेज के अंदर वो तय करेंगे, तब सैंक्शंस की बात करेंगे। यूरेनियम तो हमें लेना ही है किसी भी कीमत पे। ये सारी बातें ट्रंप की बहरहाल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हो क्या रहा है फिर? एक तरह से एनिमी के आप बंदरगाहों पे अटैक करके, 3 चीजें, बुशहर पर अटैक हुआ कल, उसके पहले बंदर अब्बास पे हुआ और उसके बाद कुवैत पे एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। याद होना चाहिए आपको, कुवैत पे अटैक इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे करीबी है उनके जो आइलैंड है, जो आप जिस आइलैंड की बात करते रहते हो बार बार, वो आइलैंड जो फ्यूल वाला है वो वहां से सबसे नजदीक 200 किलोमीटर पर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।